गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम मृदा संरक्षण की जो तकनीक या जिन्हें विधियां भी कहते हैं उसके दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मृदा संरक्षण की जो तकनीक थी, विधियां थी, पहले पार्ट में कुछ तकनीकों पर हमने कुछ उपायों पर चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो अन्य और विधियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मृदा संरक्षण की तकनीक या विधियों में अगला जो है वो है अवनालिका में वनस्पति रोपण। अवनालिका में वनस्पति रोपण से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि छोटी छोटी जलधाराएं ज़मीन को छिन भिन कर देती हैं और वहाँ पर अनेक नाले बन जाते हैं, जिससे वो जो धरातल है वो एक तरह से कटा फटा धरातल बन जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि अवनालिकाएँ जो होती हैं उनमें वृक्षों और झाड़ियों और जो घास हैं उनको उगाना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। वे भौतिक रूप से जल द्वारा मिट्टी के जो क्षरण है उसको रोकेंगे। इसके अलावा वे अवनालिकाओं के तल की जल प्रतिरोधक जो क्षमता है, यानी कि जो उसको पानी जो व्यर्थ बहकर जा रहा है उसको भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अर्थात जल प्रवाह की गति को क्या करेंगे, कम करेंगे। जिससे जो धारा द्वारा मिट्टी का निष्कासन हो जाता था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जल द्वारा लाए गए सिल्ट के कण अगर हम ये विधियां अपनाते हैं तो वो उसमें क्या होने लगते हैं, निक्षेपित होने लगते हैं और धरातल धीरे धीरे क्या हो जाता है, अर्थात जो गड्ढे थे या नालियाँ थी या जो अवनालिकाएँ थी वो पानी के साथ बहकर जो सिल्ट या जिसे हम मिट्टी कहते हैं जो बहाकर लाई जाती है, इन अवनालिकाओं में पौधों के द्वारा बाधा उत्पन्न करने से वो क्या हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी और धरातल अपरदित होने से क्या होगा, बचेगा। इसके अलावा मृदा संरक्षण का जो अगला विधि है वो है बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। मृदा संरक्षण की दृष्टि से तटीय अपरदन की क्रिया महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाढ़ के समय जहां एक ओर मृदा का क्षरण होता है वहीं दूसरी ओर रेत और सिल्ट का निक्षेपण भी होता है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ से केवल अपरदन ही होता है। जहां ढाल अधिक होता है वहां अपरदन होता है, लेकिन जहां ढाल कम हो जाता है वहां पर पानी ठहर जाता है या बहुत मंद गति से प्रवाहित होता है। तो ऐसे में वहां पर पानी के साथ बहाकर लाए गए जो सिल्ट रेत के कण हैं उन क्षेत्रों में बहाव कम होने के कारण क्या होता है, निक्षेपित हो जाता है और वहाँ पर इस तरह से जो बाढ़ की मिट्टी है जिसे हम क्या दोमट मिट्टी कहते हैं उसका क्या होता है, निर्माण होता है, जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसलिए बाढ़ क्षेत्रों की उत्पादक जो मृदाएं हैं उनका रक्षण होना चाहिए। बाढ़ क्षेत्रीय स्वादल सर्वाधिक उत्पादक मृदाएं होती हैं। स्वादल का मतलब यहाँ पर ये होता है ऊंची घासें, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है और बाढ़ के निरंतर खतरा रहता है उन भागों में क्या होता है, वनस्पति आवरण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं, तो उन्हीं में एक है स्वादल यानी कि ऊंची घास, जिसको अंग्रेजी में मीडोज कहते हैं। इन क्षेत्रों में ये ऊंची घास और झाड़ियाँ बाढ़ के समय जल के बहाव को क्या करती हैं, कम करती हैं। तो ऐसे में यदि हम ऐसे क्षेत्रों से इस प्रकार का जो वनस्पति आवरण है उसको अपने उपयोग के लिए काट लेते हैं या हटा देते हैं, तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश अधिक होती है और पानी का जो बहाव है वो तेज़ होता है, तो वो तेज प्रवाह पानी का मिट्टी को क्या करेगा, तेजी से काटेगा। इसलिए इस तरह के जो क्षेत्र हैं उसी के लिए कहा गया है कि बाढ़ क्षेत्रों का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा पंख एवं प्रस्तर प्रवाह के द्वारा भी हम मिट्टी के संरक्षण या मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं, उसको संरक्षित रोक सकते हैं। इसके लिए जो उपाय हैं वो कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे नदी घाटियों में वनों को लगाया जाना, यानी कि जो नदी घाटियां हैं उनके ढालों पर जहां पानी प्रवाहित होता है वहां पर हमें वृक्षों को क्या अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, जिससे कि ढालों के ऊपर से जो जिसे आप भूमिस्खलन कहते हैं उसके द्वारा जो मलबा नीचे की ओर प्रवाहित होता है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पर्वतों के ढालों पर वृक्षों की अनुचित कटाई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी भी कहा है आपको कि जो पंख प्रवाह होता है वो कहाँ होता है, ऊंचाई से निचाई की होता है, यानी कि ढालों पर होता है। तो ऐसे में अगर हम ढालों से वनस्पति आवरण को हटा देंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं
यानी कि पंख प्रवाह या जब भूस्खलन की जैसी घटनाएं हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है और ये इसका खतरा लगातार बना रहता है। जैसा कि आप वर्षा के दिनों में अखबारों में और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखते होंगे कि हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, सिक्किम की बात करें, असम की बात करें, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बार बार क्यों होती हैं? उसका कारण है कि हमने वहाँ से वनस्पति आवरण को काफ़ी मात्रा में हटा दिया है और वहाँ की जो चट्टानें उनको ढीला कर दिया है। खनन द्वारा निकाली गई कच्ची धातु के अपशिष्ट पदार्थों के गलत क्रम में सन्निक्षेपण को रोका जाए। यानी कि जो हम खनिजों के द्वारा खनन करते हैं, खनिज निकालते हैं और जो अपना ऊपर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो हम डंपिंग करते हैं, तो वो तरीका हमारा सही होना चाहिए। यानी कि हम उसको गलत तरीके से क्या करते हैं, डालते हैं, तो उससे भी हमारी जो मिट्टी है या उपजाऊ जो मृदा है उसका एक बड़ा भाग उसके नीचे क्या होता है, ढक जाता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है डंपिंग वाला अपशिष्ट पदार्थों की, उसको सही तरीके से देखा जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। विस्फोट द्वारा चट्टानों को नष्ट होने से बचाया जाए। संभावित खतरे के क्षेत्रों में पशुओं के चारण को प्रतिबंधित किया जाए। नदी घाटियों और जलोढ़ पंखों पर अपवाह के लिए नहरें तथा बीच बीच में बांध बनाए जाने चाहिए। तो ये सारी विधियों से अपन मिट्टी का जो संरक्षण है वो कर सकते हैं। इसके अलावा फसलों का हेर फेर, जिसे हम सस्यावर्तन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन परंपरा है और हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं सभी, और हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्रारंभ से ही अगर खेती के लिए ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है तो वो जिस खेत में इस साल फसल बोई गई है उस खेत में उस फसल को रिपीट अधिकांशतः नहीं करते हैं। उसका कारण लॉजिक यही था कि फसलों को हेर फेर करने से मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाते हैं, पोषक तत्व मिल जाते हैं। यदि हम खेत के अंदर एक ही फसल को लगातार उगाते रहते हैं तो ऐसे में जो खेत है यानी कि मिट्टी है उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है और हमारा जो उत्पादन है वो भी क्या होता है, घट जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि खेतों के अंदर हमें फसलों को हेर फेर करके बोया जाना चाहिए। हेर फेर से मतलब यहाँ पर ये है कि रबी और खरीफ की जो फसलें हैं उसमें इस तरह से चयन करना चाहिए कि आने वाले दिनों में उस खेत की जो उत्पादकता है वो फिर से क्या हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने रबी की फसल में गेहूँ बोया किसी खेत में, तो हम प्रयास करें कि खरीफ की फसलें जो लें उसमें इस तरह की जो फसल है वो बोई जाए जिसमें पत्तियां अधिक आती हों। तो ऐसे में अगर वो पत्तियां उस मिट्टी के अंदर वापस गिरती हैं और मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होती हैं तो वो सड़ गल कर क्या बनाती हैं, एक अच्छा जैविक खाद बनाती हैं जो आने वाली फसलों के लिए क्या होगा, बहुत ही एक तरह से लाभदायक होगा और मिट्टी को क्या बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा। इसके अलावा मृदा संरक्षण की जो तकनीक है उनमें एक है उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग। जिस तरह से हमने मिट्टी यानी कि हमारी जो कृषि भूमि है उसका उपयोग किया है, उससे लगातार हम फसलें ले रहे हैं, उसके कारण उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो बहुत अधिक क्या हुई है, प्रभावित हुई है। इसलिए जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि आपको कि 1 सेंटीमीटर मोटी जो मृदा है उसको बनने में 200 से 300 साल लगते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आप मिट्टी की उत्पादन उर्वरकता है उसको नष्ट करते हैं तो प्राकृतिक रूप से उसे पुनः स्थापित करने के लिए आपको वर्षों तक उसके साथ क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में वर्तमान में जो वैज्ञानिकों ने इस तरह की जो तकनीक बताई है कि हम कृत्रिम खादों द्वारा जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता को शीघ्रता से पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न फसलों के अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि मृदा में फसलों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती रहे। मृदा में खनिज तत्वों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों, खादों के प्रयोग द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा जैविक अपशिष्टों जैसे पत्तियां, डंठल आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है।
इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि मृदा में किन किन खनिज तत्वों की कमी है तथा फसल विशेष के विकास में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप मिट्टी में कृत्रिम उर्वरक देने आवश्यक होते हैं। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो लंबे समय तक मिट्टी की उत्पादकता को कायम रखती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए हम कृत्रिम खादों के साथ साथ जो हमारा परंपरागत जो पद्धति है कि हम पशु पालते हैं और पशुओं से जो गोबर निकलता है उसको हम खाद के रूप में खेतों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमारे जो मिट्टी है उसके सभी पोषक तत्व उसमें क्या हो जाते हैं, पुनः स्थापित हो जाते हैं और अच्छी फसल प्राप्त करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मृदा अपरदन की जो अगली विधि है उसमें हम जैव पदार्थ और जल का अनुकूलतम सहचर्य, अर्थात मिट्टी के अंदर जल और जो जीवों का संबंध किससे है, जल से है। तो जिन क्षेत्रों में जल की मात्रा मिट्टी में अधिक होती है वहाँ पर जो जीवांश हैं या जो जीव हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो मिट्टी को लगातार क्या करते रहते हैं, एक तरह से उसको उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो भी जैविक पदार्थ पड़े रहते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु उनको खाकर क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर बहुत उपजाऊपन आ जाता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया मुख्य रूप से जैव पदार्थों एवं जल के अनुकूलतम कॉम्बिनेशन पर ही निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में जल समुचित मात्रा में प्राप्त होता है वहीं पर जैव पदार्थों से जीवांश बनता है और मृदा का पोषण होता है। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में मृदा में आवश्यक मात्रा में जीव तत्व होते हैं उसमें जल को एकत्रित करने की क्षमता होती है। वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में एकत्र होकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इन दशाओं के लिए अनुकूलतम सहसंबंध को बनाया रखा जाए। तो ये आवश्यक है कि हम जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि का उपयोग विभिन्न फसलों को उगाने के लिए करते हैं उसमें जो जल के साथ जो जीवन पाया जाता है उसको उन दोनों के मध्य एक अनुकूलतम जो कोरिलेशन है उसको बनाए रखा जाना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, केंचुए पालते हैं। तो केंचुए का मुख्य काम क्या है कि वो खेतों की जो मिट्टी है उसको क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। एक तरह से वो प्राकृतिक जो खाद है उसको क्या करता है, जनरेट करता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी जो मिट्टियां हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती हो, नमी पाई जाती हो। शुष्क दशाओं में जो जीव हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं और ऐसे में वहाँ पर इस तरह के जो जैविक अंश हैं वो मिट्टी में पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। इस कड़ी में हम अंत में मृदा प्रदूषण से रक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम वर्तमान जो हमारा आर्थिक युग है और उसमें हम जिस तरह से अपनी जो भौतिक सुविधाओं के लिए विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं उसने हमारे संपूर्ण जो पर्यावरण है उसको एक तरह से क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। इसीलिए हमारी जो मिट्टी है वो भी उससे अछूती नहीं है। अनेक कारकों ने हमारी जो मिट्टी है उसको भी कई तरीकों से क्या किया है, प्रदूषित किया है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रिक और सल्फर ऑक्साइड पदार्थ मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। कारखानों से निकलने वाले जब ये ऑक्सीडेंट हैं बाहर निकलते हैं, इस तरह के जो कंपोनेंट हैं, और ये जब नीचे बैठते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ये पदार्थ वर्षण के साथ यानी कि वर्षा के साथ मृदा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मृदा में अम्लता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर देते हैं। ऐसी मिट्टियों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मिट्टी के अंदर नाइट्रिक और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारी फसलें प्रभावित होती हैं तो उसमें इन खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट मृदा में बाहरी धातु तत्वों के उच्च संकेंद्रण के कारण पेड़ पौधों का अपहरण होता है
अपहरण से मतलब आप गायब हो जाते हैं। और कुछ पौधों की जो जातियां हैं या किस्में हैं उस क्षेत्र से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। भारी पदार्थों से प्रदूषित मृदा की उत्पादन क्षमता को पुनः स्थापित करना एक कठिन समस्या है। इसका एक ही उपाय है कि मृदा की ऊपरी परत को हटा दिया जाए और उसकी में बहुत से रासायनिक पदार्थ मिलाए जाएं, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता फिर से कायम की जा सके।